नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हम बांग्लादेश इलेक्शंस की। 18 महीने के बाद बांग्लादेश में एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट अब ओथ लेने जा रही है। 15 फरवरी को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बीएनपी के लीडर तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर की तरह ओथ लेंगे और ये घटना ठीक 18 महीने बाद हो रही है उस घटना के जब एक कू हुआ था शेख हसीना के खिलाफ। जो अवामी लीग की लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा था। भारत में उन्होंने शरण ली हुई है जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री हैड फोर्स्ड हर टू फ्ली बांग्लादेश। तो अब फिर से क्या चीज़ें नॉर्मल होंगी? भारत बांग्लादेश संबंधों पे इसका क्या असर पड़ेगा? किस तरह का भविष्य हम देखें भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस का, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम क्रूशल हमारा नेबर है, पड़ोसी है। हमारा ईस्टर्न बॉर्डर बहुत हद तक भारत बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे रहते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो बॉर्डर कितना स्टेबल होता है। तो आगे बढ़ूं दोस्तों, इस इलेक्शन के बारे में बताऊं और इसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में आपसे बात करूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को शेयर कीजिए। तो बात करते हैं बांग्लादेश इलेक्शंस की। 300 सीट्स हैं वहाँ के पार्लियामेंट में। 209 सीट्स जीतकर बीएनपी तारिक रहमान के नेतृत्व में 2/3 बहुमत लेके बहुत ही उसने एक निर्णायक जीत हासिल की है। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है जमात इस्लामी पार्टी, जिसको 68 सीट्स मिली हैं, और जो एक नेशनल सिटीजन्स पार्टी थी, जो स्टूडेंट्स मूवमेंट के लीडर्स जिन्होंने शेख हसीना को फोर्स किया था एक तरह से बांग्लादेश छोड़ भागने के लिए, उसको 6 सीट्स मिली हैं। जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन्स पार्टी, मतलब ये स्टूडेंट्स की पार्टी का अलायंस था, लेकिन वो दूसरे नंबर पे आए हैं और बहुत ही निर्णायक बहुमत के साथ बीएनपी ने अपनी मेजॉरिटी हासिल की है। तो तारिक रहमान नए प्राइम मिनिस्टर 60 बरस के हैं। उनसे भारत का पहला एंगेजमेंट हुआ था दिसंबर 2025 में, जब खालिदा जिया, उनकी मदर और फॉर्मर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर और बीएनपी पार्टी की लीडर की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे वहाँ पे उनके फाइनल राइट्स के लिए। यहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे बांग्लादेश हाई कमीशन अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई थी और लगातार इस चुनाव के दौरान बीएनपी के नेताओं ने और तारिक रहमान ने भारत के विरुद्ध कोई भी ऐसी बात नहीं की जो हमें नागवार गुजरे। उन्होंने काफ़ी एक मॉडरेट रुख अख्तियार किया इस इलेक्शंस में। अब देखते ही हैं कि आगे उनका कैसा रुख रहता है, क्योंकि ध्यान रहे, देखिए एक बैकड्रॉप है इन सब बातों का। 2001 से 2006 तक बांग्लादेश में बीएनपी और जमात की मिलीजुली सरकार थी, कोalition सरकार थी, और वो 5 वर्ष का जो काल था वो भारत बांग्लादेश संबंधों का नादिर का काल था। बांग्लादेश की टेरिटरी भारत विरुद्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुई, वहाँ से टेररिस्ट आते थे और एक लगातार जहर उगलती थी बांग्लादेश की पॉलिटी और वहाँ की व्यवस्था भारत के खिलाफ। और उसके बाद से अवामी लीग का शासन रहा, जिसको बांग्लादेश के लोगों ने भी प्रो इंडिया देखा, हमने, और वो प्रो इंडिया थी भी। भारत और बांग्लादेश के संबंधों ने नई ऊंचाइयां छुई उनके कार्यकाल के दौरान। अब क्या होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, जिनको छोड़ के भागना पड़ा, उन पे एक प्रमुख चार्ज ही ये था। क्या क्या चार्जेस थे उन पे? कि भ्रष्ट हैं, तानाशाही उनका रवैया है और इंडिया के सामने सरेंडर कर चुके हैं, इंडिया के सामने नतमस्तक है। तो ये मेन चार्जेस थे उनके खिलाफ। तो इसलिए अब तारिक रहमान के सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी कि उन्होंने चाहे कितनी भी मॉडरेट भाषा का इस्तेमाल किया है अपनी चुनावी मुहिम में, लेकिन जो एक एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांग्लादेश में, जिसमें से एक बड़े तबके ने उनको भी वोट दिया होगा, उसको वो कैसे अपने साथ लेकर चलते हैं और साथ ही भारत के साथ भी अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अभी तो बहुत लो पे हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। थोड़ा तो शेख हसीना का बैकड्रॉप, ये पूरा बैकग्राउंड, फिर अभी जिस तरह से आईपीएल के एक प्लेयर को निकाला गया, फिर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेल रहा और एक तरह से वो बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। उन सभी कारणों की वजह से कई चुनौतियां हैं। और प्लस वहाँ की जो एक पॉलिटिक्स है, जो अभी तक अवामी लीग और बीएनपी के बीच में ही लार्जली डिवाइडेड रही है, जिसमें अवामी लीग को प्रो इंडिया माना जाता था, बीएनपी को एंटी इंडिया। इस चुनाव में ध्यान रहे, अवामी लीग को लड़ने की अनुमति चुनाव नहीं दी गई थी, वो बैंड थे इस इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से।
तो एक तरह से वो जो स्पेस थी उनके नहीं लड़ने की वजह से वो जमात ने सिक्योर किया अपने पक्ष में 68 सीट्स के साथ। जमात ट्रेडिशनली और बिल्कुल घोषित ढंग से इंडिया के खिलाफ है, प्रो पाकिस्तान है, प्रो इस्लाम है, थोड़ा रेडिकलाइज्ड आउटफिट है। बीएनपी थोड़ा मॉडरेट और पॉलिटिकल आउटफिट है। तो जमात इस्लामी गवर्नेंस में तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगी, लेकिन फिर भी कम से कम उतना इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं प्ले करेगी जो 2001 से 2006 के बीच में उसने किया था, जब कोएलिशन गवर्नमेंट थी वहाँ जमात की और बीएनपी की। लेकिन फिर भी जमात की इंपॉर्टेंस को और उसकी वजह से जो हमें तकलीफ हो सकती है भारत को, उसको हमें अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि जमात इस्लामी की 68 सीट्स आई हैं, उनमें से कई सीट्स तो उसकी आई हैं पश्चिम बंगाल, भारतीय पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटे इलाकों में, कुछ नॉर्थ परगना के इलाके में भी वो सीट्स जीते हैं। और ध्यान रहे ढाका जो बांग्लादेश का कैपिटल है, वहाँ भी उन्होंने 15 में से लगभग 6 या 7 सीट्स जीते हैं। तो जमात इस्लामी ने अपने एक लीप ली है, एक छलांग लगाई है, एक मेन स्ट्रीम पार्टी बन गई है वो बांग्लादेश में, जो अब तक बिल्कुल साइडलाइंस और पेरिफेरी में थी। अब तक उसकी खाली न्यूसेंस वैल्यू होती थी, लेकिन अब उसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी हो गई है। और इंडिया और हमारे नेतृत्व बांग्लादेश के संदर्भ में जो भी पॉलिसीज बनाएगा, हमें जमात इस्लामी की वजह से जो अब नई इक्वेशन बनी है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। तो आगे बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स आने से पहले ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक फ़ोन करके और ट्वीट किया पहले, जिसमें उन्होंने कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट किया तारिक रहमान को उनकी पार्टी की जीत के लिए, और कहा कि भारत उम्मीद करता है कि एक फ्री और इंक्लूसिव सोसाइटी वहाँ पे बनेगी उनके नेतृत्व में। और उससे पहले भी भारत ने कहा था कि क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए, विश्वसनीय इलेक्शंस होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था आवामी लीग को चुनाव लड़ने दिया जाए और हिंदू माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन शुक्रवार को जब नतीजे आ ही रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री की ट्वीट में हिंदू माइनॉरिटीज़ की बात नहीं थी। उन्होंने उस बात को एक तरह से इंक्लूसिव शब्द के अंदर समेटा। कोई डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन वो पहले दिन नहीं लेना चाहते थे। उसके कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन पे भी तारिक रहमान से बात की और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनका अभिनंदन किया। तो भारत की तरफ से एक पॉजिटिव शुरुआत हो रही है संबंधों को नई और बेहतर दिशा देने के लिए, जिसको बांग्लादेश और बीएनपी के लीडर्स एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, चाहे वो खालिदा जिया की मृत्यु के समय जयशंकर जी का वहाँ जाना, चाहे प्राइम मिनिस्टर की कल की ट्वीट्स और फ़ोन कॉल, ये सब उनके शब्दों में, वहाँ के स्पोक्स पर्सन के शब्दों में अच्छी सार्थक और एक पॉजिटिव सकारात्मक पहल है, ग्रेशियस। अब लेकिन चुनौतियां क्या क्या हैं? देखिए, भारत बांग्लादेश संबंधों में कई चुनौतियां हैं। एक तो बॉर्डर के इश्यूज हैं। अभी भी बॉर्डर के जो ज़िले हैं, खासकर पश्चिम बंगाल से लगते हुए, वहाँ पे जमात जीती है, तो वो अपने आप में एक चुनौती है। फिर रिवर वाटर शेयरिंग्स का मुद्दा लंबे समय से अटका हुआ है, लटका हुआ है, गंगा और तीस्ता वाटर्स की शेयरिंग। फिर इलीगल माइग्रेंट्स का वहाँ से आना, ये भी एक सेंसिटिव इशू है। और सबसे सेंसिटिव इशूज़ ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह से बर्ताव करती है नई हुकूमत वहाँ की, हिंदूज़ के साथ उसका क्या रवैया रहता है, वहाँ की सोसाइटी में कितना घुलने मिलने की जो हमेशा से रही है एक प्रथा, वो कितनी रहेगी हिंदू मुस्लिम वहाँ पे समाज में, वो एक बड़ा इशू रहेगा। तो इस सब के बैकड्रॉप में इंडिया बांग्लादेश जो रिलेशंस हैं, वो एक नई शुरुआत, नई करवट लेने वाले हैं। संभावनाएं हैं, दोनों तरफ से प्रयास भी है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। चुनौतियों के कारण भी बड़े स्पष्ट हैं। एक तो पाकिस्तान, उसकी काफ़ी हद तक वापसी हो रही है, उसकी बीएनपी के कार्यकाल में होती है हमेशा वापसी। पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी आर्मी के बीच में भी संबंध ज़्यादा मजबूत होते हैं। जमात जो अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की तरह से आई है, वो क्लियरली प्रो पाकिस्तान है। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे है जो लिबरेशन स्ट्रगल जब 1971 में बांग्लादेश बना था, उस समय भी पाकिस्तान के साथ थी, वो अब भी पाकिस्तान के साथ है। तो इन सब चुनौतियों के बीच में अब तारिक रहमान किस तरह से एक मध्यम मार्ग अपनाएंगे, मध्य का मार्ग अपनाएंगे, एक कंसिलिएटरी जेस्चर करेंगे, वो देखने समझने की बात होगी। ये उनके सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रो इंडिया देखेंगे तो उन पे आरोप लगेगा कि ये भी शेख हसीना के रास्ते पे चल रहे हैं, आवामी लीग के रास्ते पे चल रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। और इसीलिए शायद एक नारा दिया गया था इन चुनावों के दौरान में भारत के संदर्भ में कि फ्रेंडशिप यस, मास्टर नो, मतलब दोस्ती के लिए हाँ, लेकिन अपने से बड़ा मानने के लिए, अपना मालिक मानने के लिए ना। वो सीधे सीधे एक आक्षेप था आवामी लीग और शेख हसीना पर।
तो एक तो पाकिस्तान का एंगल है, एक ये इंडिया के साथ जो वहाँ पे एक इशू चल रहा है, एक अंडरकरंट चल रहा है, उसका एंगल है। प्लस चाइना ने बहुत निवेश किया हुआ है बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ की कई दूसरे पोर्ट्स वगैरह में, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत के संबंध वापस सुधरे। तो इन सब चुनौतियों के बीच में तारिक रहमान और प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारी हुकूमत सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है, वो फूंक फूंक के आगे बढ़ना पड़ेगा, संभल संभल के कदम उठाने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लंबा चैलेंज है, आजकल में प्ले आउट नहीं करेंगे ये रिलेशंस। हमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। बांग्लादेश को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी इकोनॉमी बेस्ट परफॉर्म तब करती है जब उसके भारत के साथ अच्छे संबंध होते हैं। इस समय बांग्लादेश की जो एक सक्सेस स्टोरी मानी जाती थी, सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, एशियन सक्सेस स्टोरीज में से एक मानी जाती थी, उसकी इकोनॉमिक हालत इस समय काफ़ी लचर है। तो इंडिया के साथ बेहतर संबंध उसके भी हक में है, उसके भी मुनाफे में है। तो बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं भारत बांग्लादेश संबंधों में। तो एक नई शुरुआत सार्थक और सकारात्मक हो सकती है, लेकिन चुनौतियां कई हैं। छोटी सी भी भूल भी आपको वापस पीछे ले आ सकती है। तो देखना अब ये कि आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश संबंध किस तरह से रीसेट होते हैं, किस तरह से उनको पटरी पे लाए जाने की कोशिश होती है। और जैसा मैंने अभी कहा, कई ताकतें हमेशा ऐसी रहेंगी जो उनको पटरी से उतारने की कोशिश करेंगी। तो दोनों तरफ चैलेंज भी, अपॉर्चुनिटी भी, संभावना भी, चुनौतियां भी। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा आज का संवाद मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। भारत बांग्लादेश संबंधों पर जैसे भी कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा, हम फिर एक हस्तक्षेप करेंगे, आपके साथ अपना संवाद शेयर करेंगे। मीनवाइल, अगर आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।